नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त लगातार जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त शामिल हैं। उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे इस वक्त भूपेंद्र चौधरी, राधा मोहन सिंह भी बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक इस वक्त चल रही है। मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक और बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए हैं। उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव पर मंथन इस बैठक में किया जा रहा है। और वहीं मुख्यमंत्री आवास पहुंचे इस वक्त भूपेंद्र चौधरी, राधा मोहन सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। तो ये बैठक इस वक्त चल रही है और सीधे तौर पर देखा जाए तो प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और साथ ही खतौली विधानसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट, इन तीनों सीटों पर उपचुनाव है। हालांकि खास अगर देखा जाए तो जिस चुनाव पर सबकी नजर रहेगी, जिस सीट पर सबकी नजर रहेगी, वो है मैनपुरी की, जिसे समाजवादी पार्टी की विरासत भी कहा जा रहा है। हालांकि मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी की जाए, क्योंकि वहां से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव वहां से हर बार चुनाव जीतते आए हैं लंबे समय से, और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। तो इस बार मैनपुरी की इस विरासत को संभालने के लिए डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं। जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी जल्दी ही सीटों पर से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। तो देखना होगा कि बीजेपी में अभी फिलहाल बैठक चल रही है और उस बैठक में किसके नाम पर मोहर लगेगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बैठक में फिलहाल दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त मौजूद हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। इन तीनों सीटों पर उपचुनाव के अलावा नगर निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं आने वाले समय में, उन पर भी चर्चा इसमें हो रही है। इस बैठक में राधा मोहन सिंह मौजूद हैं। सीएम आवास पर यह चर्चा हो रही है और खुद मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक इस वक्त चल रही है लखनऊ में। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस वक्त मौजूद हैं। उपचुनाव और नगर निकाय के चुनाव पर मंथन इस वक्त किया जा रहा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। और इसके अलावा राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं अगर बात करें रामपुर की, तो रामपुर का विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है वो भी इस बार देखना होगा, क्योंकि रामपुर को भी समाजवादी पार्टी का गढ़, आजम खान का गढ़ कहा जाता है। तो ऐसे में क्या बीजेपी यहां पर भी सेंधमारी करने में कामयाब रहेगी इस सीट पर, ये वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक मामले में आजम खान की विधायकी जाने के बाद में ये सीट खाली हुई है और इसीलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो देखना होगा कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी किस प्रत्याशी को उतारती है और समाजवादी पार्टी किस प्रत्याशी को उतारती है। हालांकि खतौली विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां से इस वक्त समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के साथ अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। आरएलडी के प्रत्याशी को यहां से उतारा गया चुनावी मैदान में। लेकिन मैनपुरी सीट और रामपुर सीट, इससे समाजवादी पार्टी किस प्रत्याशी को उतारी, क्योंकि डिंपल यादव को तो मैनपुरी सीट से अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन रामपुर सीट से कौन प्रत्याशी होगा इसका भी ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त भी लगातार चर्चा की जा रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक इस वक्त लगातार जारी है। इस बैठक के बाद में चीजें साफ होंगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारती है। तो मुख्यमंत्री आवास पर काफी ये अहम बैठक इस वक्त चल रही है। उपचुनाव के प्रत्याशियों पर इस बैठक में मंथन चल रहा है। बता दें कि बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक इस वक्त चल रही है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री खुद इसमें मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के अलावा
दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में मौजूद हैं। जल्दी ही नामों का ऐलान किया जाएगा क्योंकि इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव होना है। मतदान होगा 5 दिसंबर को और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों ही सीटों पर किसको जमीनी स्तर पर किसको चुनावी उम्मीदवार बनाती है। ये वाकई देखने वाली बात होगी। तो मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक इस वक्त चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की ये अहम बैठक और इस बैठक में तीनों ही सीटों पर जो उपचुनाव है उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है इस बैठक को लेकर, क्योंकि इस बैठक में सीधे तौर पर देखा जाए तो जो तीनों सीटों पर खतौली विधानसभा सीट, रामपुर विधानसभा सीट और मैनपुरी लोकसभा सीट, इन तीनों ही सीटों पर जो उपचुनाव है उसमें किस प्रत्याशी को उतारा जाए, इस पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर यह चर्चा मुख्यमंत्री आवास पर हो रही थी क्योंकि यह बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे। उसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे और दोनों लोग बहुत कम देर तक मुख्यमंत्री आवास पर रहे और उसके बाद दोनों नेता यहां से निकल गए हैं। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, उसके अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि यह बैठक बहुत ज्यादा देर नहीं चली और अब से थोड़ी देर, मतलब करीब 2 से 4 मिनट पहले ही वो यहां से निकले हैं और अब वो यहां से निकलकर जा चुके हैं। ये बैठक अहम इसलिए है क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि जो कहीं ना कहीं जो ऐसी सीटें हैं जो कि विपक्षियों के कब्जे में रहने वाली सीटें रही हैं, चाहे वो रामपुर की सीट रही हो या फिर उसके अलावा मैनपुरी की सीट रही हो जो कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सीट थी, उन दोनों सीटों को लेकर रणनीति बनाई जाए ताकि दोनों सीटें भी जीतकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली जाएं। हालांकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती रही है कि विपक्षियों की वो सीटें जिन पर भारतीय जनता पार्टी पहले कमल नहीं खिला सकी उनको भी अपने खाते में लाया जाए। यही वजह है कि इसके पहले रामपुर की लोकसभा सीट और उसके अलावा आजमगढ़ की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और अब बीजेपी का टारगेट रामपुर की विधानसभा और साथ ही साथ मैनपुरी सीट है, जिसको लेकर यह बैठक चल रही थी। भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे, राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में थे और अब दोनों नेता यहां से निकल गए हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को लेकर चर्चा हुई है कि जो संभावित नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन दोनों सीटों के लिए हो सकते हैं और उस नामों को लेकर अब भूपेंद्र चौधरी केंद्रीय नेतृत्व को ये नाम सौंपेंगे। अंतिम मुहर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लगेगी। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर है कि किस तरीके से चीजों को किया जाए, कैसे इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाए। वो सीटें जो कभी भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं रही उनको जीतकर कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ लाया जाए, कहीं ना कहीं उस रणनीति के तहत बीजेपी लगातार काम कर रही है। जी इसके अगर देखा जाए तो मैनपुरी सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों बहुओं के बीच कड़ी टक्कर देखने की जो जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से मिल रही है, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि आप इस वक्त लखनऊ में ही मौजूद हैं और लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश को लेकर सारी रणनीति बनाई जाती है अधिकतर पार्टियों की। बिल्कुल निश्चित तौर, क्योंकि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जहां अखिलेश यादव की पत्नी, जो कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव अब मुलायम सिंह यादव की सीट, जो कि उनके ससुर हैं, उनकी सीट से अब वो प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रोफाइल है क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। नेता प्रतिपक्ष खुद अखिलेश यादव हैं और उनकी पत्नी डिंपल यादव अब इस सीट से मैदान में आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की तरफ से भी अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है। पुष्टि इसलिए नहीं है कि जिन नामों को लेकर यहां पर चर्चा हुई है ये नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे, वहां से अंतिम मुहर लगेगी, उसके बाद यह तय होगा कि आखिर इस सीट से कौन उतरेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी अगर हम देखें तो वहां के जिलाध्यक्ष को बदला है, साक्य को बनाया है, तो कहीं ना कहीं एक कोशिश सभा की तरफ से भी लगातार जारी है कि कैसे इस सीट को बचाए रखा जाए। जब लगातार सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही हो तो ऐसी स्थिति में अपनी सीट बचाए रखने की चुनौती जरूर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सामने है। लेकिन अब देखना यह है कि अगर अपर्णा यादव मैदान में आती हैं तो सीधे तौर पर
डिंपल और अपर्णा एक दूसरे के आमने सामने होंगे और कहीं ना कहीं एक कोशिश भी होगी कि जहां एक तरफ छोटी बहू और दूसरी बड़ी बहू एक दूसरे के सामने इस सीट से ताल ठोकें। लेकिन अभी चूंकि पुष्टि नहीं है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की और बीजेपी में लगातार उन सारी चीजों को लेकर मंथन चल रहा है। अब देखना यह है कि किसको भारतीय जनता पार्टी उस सीट से उतारती है, क्योंकि क्षेत्रीय जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश होगी। चूंकि ये सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतने की कोशिश करती रही, बावजूद इसके सपा के कब्जे में यह सीट रही है। अखिलेश यादव वहां से लड़ते रहे, मुलायम सिंह वहां से लड़ते रहे और उसके पहले भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां से जीतता रहा है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए चुनौती जरूर होगी और समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती यह है कि कैसे इस सीट को बचाए रखा जाए जो लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर इससे पहले वाले उपचुनाव पर अगर हम नजर डालते हैं तो आजमगढ़ और रामपुर, इन पर जब उपचुनाव हुआ था तो दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था दोनों ही क्षेत्रों को, लेकिन बीजेपी ने सेंधमारी कर ली और अब बीजेपी की जो अगली टारगेट है वो है मैनपुरी सीट। और जानकारी ये भी है कि खुद मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि इस सीट पर जीत दर्ज करके प्रधानमंत्री को तोहफा दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है खास तौर पर उन सीटों को लेकर जिन सीटों पर बीजेपी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकी है, उन सीटों को लेकर बीजेपी एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं एक कोशिश जरूर होगी कि मैनपुरी और रामपुर दोनों सीटें जीती जाएं, ताकि एक संदेश निश्चित तौर पर जाए कि वो सीटें जिन पर बेहतर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी पहले के चुनाव में नहीं कर सकी, समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। अब देखना यह है कि इस चुनाव में क्या होता है जब उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की सत्ता तक भारतीय जनता पार्टी काबिज हो, 35 साल के इतिहास को बीजेपी ने दोहराया हो और अब किस तरीके की स्थितियां होंगी। हालांकि यहां पर अमन गिरी भी पहुंचे हैं जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी यहां पर आई हुई है। अमन गिरी अरविंद गिरी के बेटे हैं जो लखीमपुर खीरी से चुनाव जीते हैं और संभवतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो मिलने के लिए यहां पहुंचे हैं और सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, 2024 के चुनाव में ये फिर से भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल एक चेहरा दिखा दिया। सपा ने सवाल खड़े किए थे कि प्रशासन का गलत दुरुपयोग किया गया था। देखिए, हर चुनाव से पहले चाहे छोटा हो या बड़ा हो, समाजवादी पार्टी एक बहाना ढूंढ लेती है, उसी तरीके से ये बहाना ढूंढा गया आपके बीच में। बिल्कुल, आप सुन रहे थे, ये अमन गिरी हैं जो कि अरविंद गिरी के बेटे हैं। लखीमपुर खीरी जो अभी उपचुनाव हुआ है उससे वो जीते हैं और वो मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास पार्क पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं संभवतः वो अपनी जीत के बाद मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए यहां पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री को धन्यवाद बोलेंगे, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि अमन गिरी की सीट के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे थे और उस प्रचार के बाद यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने पुनः जीत ली है। तो कहीं ना कहीं एक धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए वो यहां पहुंचे हैं। हालांकि अगर हम बात करें बैठक की तो बैठक यहां पर हुई है, लेकिन बहुत छोटी बैठक हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके अलावा राधा मोहन सिंह जो कि यूपी बीजेपी के प्रभारी हैं, वो इस बैठक में यहां आए थे और बहुत थोड़ी देर मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक हुई और संभवतः जो नाम तय हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं उन नामों पर विचार हुआ है और विचार होने के बाद यहां से दोनों नेता मतलब भूपेंद्र चौधरी और राधा मोहन सिंह निकल गए हैं यहां से। अब देखना यह है कि आगे की क्या रणनीति होती है और जो नाम यहां पर आज चर्चा हुई होगी उन नामों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के पास जब जाता है तो वहां से किसके नाम पर मोहर लगती है। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो अब जब से भारतीय जनता पार्टी दोबारा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, योगी सरकार की दोबारा सरकार बनी, तो अब सीधी नजर उन सीटों पर 2024 के लिए खासतौर पर उन सीटों पर है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, उन 80 सीटों में से। तो ऐसे में सीधी नजर मैनपुरी सीट पर भी होगी, रामपुर सीट पर भी, क्योंकि अब बेशक उपचुनाव जो अभी हाल ही में हुए थे उसमें बेशक बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली थी, लेकिन अभी भी उसके बावजूद भी नजर उन पर जरूर बनी रहेगी, क्योंकि क्या वहां के जो लोग हैं जो भरोसा बीजेपी पर एक बार जताया, क्या वो भरोसा 2024 तक कायम रहेगा या नहीं रहेगा, इन तमाम चीजों को लेकर। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो सीटें बीजेपी के पास में हैं वो तो है ही, उनके अलावा जिन सीटों पर बीजेपी 2019 में कमल नहीं खिला पाई उन सीटों पर सीधी नजर है बीजेपी की।
बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी उन 14 सीटों को लेकर पहले से रणनीति के तहत आगे बढ़ रही थी। ये 14 वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला सकी। अगर हम उन सीटों की बात करें तो उसमें आजमगढ़ की सीट थी जो कि अखिलेश यादव की सीट थी, रामपुर की सीट थी जो कि आजम खान की सीट थी। हालांकि आजम खान ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया था और अखिलेश यादव ने भी आजमगढ़ की सीट से इस्तीफा दिया था, लेकिन दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। समाजवादी पार्टी उनको नहीं बचा सकी थी। अब समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है कि मैनपुरी की सीट को कैसे बचाया जाए, जो कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिता सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सीट है और परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी के पास लगातार रही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं उसको बचाने की चुनौती सपा के सामने जहां होगी, वहीं बीजेपी की कोशिश जरूर होगी कि जो अपना अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही, खासतौर पर उन सीटों को लेकर जिसमें बीजेपी पहले बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकी, उनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खाते में लाया जाए, उसको लेकर रणनीति के तहत लगातार आगे बढ़ रही है। जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है और कहीं न कहीं एक बड़ी प्रोफाइल है, वो उस सीट से मैदान में आई हैं। अब बीजेपी किसको मैदान में उतारती है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये सारी चीजें तय करेंगी कि आखिर ये सीट अब किसके खाते में जाएगी। जहां तक रामपुर की सीट का सवाल है, आजम खान का अच्छा खासा दबदबा रामपुर सीट पर रहा। जब वो सांसदी लड़े तो वहां से जीते, अब जब विधायक हैं वो वहां से, और अब उनकी विधायकी जा चुकी है, उस पर भी चुनाव होने जा रहा है। तो कहीं न कहीं लोकसभा के बाद अब विधानसभा सीट बचाने की चुनौती भी आजम खान के सामने होगी, क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और लगातार रामपुर से वो या फिर उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य जीतता रहा है। और ऐसी स्थिति में अब उनके सामने भी ये सीट बचाने की चुनौती निश्चित तौर पर होगी। अब देखना यह है कि किस तरीके से इस सीट को समाजवादी पार्टी बचाने की कोशिश करती है, उसमें कितना सफल हो पाती है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, उसमें कितना फायदा उसको इस उपचुनाव में मिलता है। जी, अगर डिंपल यादव पर अगर हम नजर डालते हैं, जिनको समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर मैनपुरी में विरासत को बचाने के लिए दांव पर लगाया, लेकिन डिंपल यादव ने अभी तक के उसमें 4 बार चुनाव लड़ा, 4 बार में से वो 2 बार ही जीत दर्ज कर पाई हैं। तो ऐसे में किस बिहाफ पर भरोसा जताया है डिंपल यादव पर, क्योंकि 4 में से सिर्फ 2 ही चुनावों में उन्होंने जीत दर्ज की है। बिल्कुल ये काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर हम डिंपल यादव की बात करें तो वो कई बार सांसद रही हैं कन्नौज की सीट से, यहां तक कि निर्विरोध सांसद भी वो कन्नौज की सीट से रह चुकी हैं। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस दौरान निर्विरोध सांसद चुनी जा चुकी हैं वो कन्नौज की सीट से। और जहां तक मैनपुरी का सवाल है, मैनपुरी परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी के पास रही है, जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक माना जाता है, मतलब यादव और मुस्लिम काफी मात्रा में इस सीट पर है। और लगातार समाजवादी पार्टी ये सीट पहले भी जीतती रही है, चाहे वो मुलायम सिंह के रूप में हो, अखिलेश के रूप में हो, या फिर अखिलेश यादव के चचेरे भाई के रूप में हो। लगातार ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में रही। और अब जब बीजेपी कहीं न कहीं एक रणनीति के तहत, अभियान के तहत आगे बढ़ रही कि वो सीटें जिन पर सपा या दूसरी विपक्षी पार्टियों का कब्जा रहा है, उनको भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाला जाए, तो उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने जरूर होगी कि जब वो अपनी परंपरागत सीट को बचाने की कोशिश करेंगे। और सेम यही स्थिति रामपुर की सीट को लेकर भी है कि आजम खान खुद वहां से विधायक थे, उसके पहले वो सांसद रहे, सांसदी उन्होंने छोड़ी तो सांसदी की सीट चली गई। अब जब विधायकी उनकी गई है और उस सीट पर भी चुनाव होने जा रहा है, तो कई चीजें महत्वपूर्ण है कि आखिरकार उस सीट से समाजवादी पार्टी किसको उतारेगी। बड़ी बात यही होगी कि संभवतः आजम खान का कोई करीबी ही उस सीट से मैदान में आए, लेकिन उसको बचाने की चुनौती आजम खान के सामने जितनी होगी, समाजवादी पार्टी के सामने भी उतनी ही चुनौती है। अब देखना यह है कि किस तरीके से इस उपचुनाव में इन सीटों को बचाती है समाजवादी पार्टी। हालांकि 3 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें मैनपुरी की लोकसभा सीट है, रामपुर की विधानसभा सीट है, उसके अलावा खतौली जो कि मुजफ्फरनगर की सीट है। हालांकि मुजफ्फरनगर की सीट की अगर हम बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, वो बहुत ज्यादा जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन नहीं है। लेकिन अगर हम रामपुर और मैनपुरी की बात करें तो वो सीटें दोनों पार्टियों के लिए अहम है। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वहां पर कमल खिले, और समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती होगी कि दोनों अपनी सीटें किस तरीके से बचाए रखी जाए। जी ठीक है, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर देखा जाए तो मैनपुरी की सीट जो है उस पर लेकर लगातार तमाम चीजें सामने आ रही थी। चलिए ठीक है, आपके पास वापस आऊंगी।